AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नाम तो आप लोगों ने पहले भी सुना ही होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो चलिए मैं आसान कर देता हूँ। ये है हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल पार्टी, वही पार्टी कि जिसके बारे में ज्यादा नहीं 8 से सिर्फ 10 साल पहले भी अगर किसी ने ये कहा होता कि ये पार्टी हैदराबाद के बाहर चुनाव जीतेगी तो लोग न सिर्फ उस इंसान का मजाक बनाते बल्कि उसके ऊपर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। खुशामदीद व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की हकीकत क्या है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं फरजाना अय्यूबी। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नाम तो आप लोगों ने पहले भी सुना ही होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो चलिए मैं आसान कर देता हूँ। ये है हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिकल पार्टी, वही पार्टी कि जिसके बारे में ज्यादा नहीं 8 से सिर्फ 10 साल पहले भी अगर किसी ने ये कहा होता कि ये पार्टी हैदराबाद के बाहर चुनाव जीतेगी तो लोग न सिर्फ उस इंसान का मजाक बनाते बल्कि उसके ऊपर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। लेकिन हाँ दोस्तों, अब सब कुछ बदल चुका है। इतने कम वक्त के अंदर इस पार्टी ने क्या क्या हासिल किया, आज पूरे इंडिया में इस पार्टी की क्या कंडीशन है और क्या इन्फ्लुएंस है, ये मुझको आपको बताने की जरूरत नहीं है। देश के लोकसभा में और अलग अलग राज्यों के विधानसभा में इस पार्टी के दूसरे अपोजिशन पार्टीज के मुकाबले में मेंबर भले ही कम हों, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में ये किसी से पीछे नहीं है और आजकल इस पार्टी की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है। खास तौर से मुसलमानों से जुड़ा हुआ जब भी कोई मुद्दा होता है तो देश भर के लोगों की नजर होती है कि इस पर इस पार्टी का क्या रुख होगा। स्पेशली इसके जो लीडर हैं यानी कि असदुद्दीन ओवैसी, उनके बगैर तो मुसलमानों से जुड़ी हुई कोई भी मीडिया डिबेट अधूरी मानी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी का जब भी कहीं पर भाषण होता है या कोई रैली होती है तो वहां पर मौजूद भीड़ को देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर आजकल खुद इस नेता की या फिर इस नेता की पार्टी की शोहरत कहां पहुंच चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस पार्टी को ये सारी शोहरत भले ही पिछले कुछ सालों में ही मिली हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पार्टी कोई नई नवेली है, बल्कि इसका इतिहास तो हद से ज्यादा पुराना है। इतना पुराना कि आज के दौर में पूरे भारत में इक्का दुक्का ही ऐसी पार्टीज होंगी कि जिनका इतना पुराना इतिहास होगा। और इसका ये लंबा और पुराना इतिहास काफी उतार चढ़ाव का भी शिकार रहा है। कभी तो इस पार्टी को एक कौम ने अपना रहबर माना तो कभी इस पार्टी को अपने ही देश के खिलाफ गद्दारी करने के इल्जाम भी झेलने पड़े। कहानी की शुरुआत होती है अंग्रेजों के आखिरी दौर से, यानी उस वक्त से कि जब न सिर्फ भारत देश बहुत जल्द ही अंग्रेजों से आज़ाद होने वाला था, बल्कि भारत में प्रो पार्टीशन और एंटी पार्टीशन की तहरीकें भी जोरों पर चल रही थीं। यानी ऐसी तहरीकें कि जो या तो भारत के बंटवारे के खिलाफ थीं या फिर इसके फेवर में थीं। इसी दौर में ही सन 1927 में भी एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन या ये कहिए कि एक पार्टी का जन्म हुआ हैदराबाद के अंदर कि जिसको नाम दिया गया MIM का, यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। पाकिस्तान जाने से पहले कासिम रिजवी के सामने एक चैलेंज ये भी था कि MIM यानी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम की उस पार्टी में जो कुछ भी बचा है उसको किसके हवाले किया जाए। लिहाजा इस मुद्दे को लेकर एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग में एक वकील के जिनका नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था वो भी मौजूद थे। आखिर में तमाम लोगों के मशवरे पर यही फैसला किया गया कि इस पार्टी में जो कुछ भी बचा है, जितनी भी ये पार्टी बची है, ये सब कुछ अब्दुल वाहिद ओवैसी के ही हवाले कर दिया जाए। और इस तरह से अब फाइनली पार्टी की कमान आई उन अब्दुल वाहिद ओवैसी के पास कि जो रिश्ते में असदुद्दीन ओवैसी के सगे दादा थे। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने सबसे पहले तो इस पार्टी का नाम बदला, यानी इसमें MIM से पहले AI को भी लगाया, जिससे अब ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बन गई। नाम तो बदला ही, साथ में आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा में भी काफ़ी बदलाव किया। जहां एक तरफ पहले ये काफ़ी एक्सट्रीम थी और इसने अलग अलग तरह की मुहिम चलाई थी, तो वहीं अब इसको प्योर इंडियन पार्टी बनाया गया, वो भी खास तौर से इंडियन मुस्लिम्स के लिए।
यानी एक तरह से अब ये पार्टी पूरी तरीके से नई हो चुकी थी। आगे जाकर सन 1975 में इस पार्टी की बागडोर अब्दुल वाहिद ओवैसी के बेटे यानी कि सलाहुद्दीन ओवैसी के पास आई। ये वही सलाहुद्दीन ओवैसी हैं कि जिनको आमतौर पर सालारे मिल्लत के नाम से जाना जाता था और जो रिश्ते में असदुद्दीन ओवैसी के फादर यानी कि वालिद थे। सलाहुद्दीन ओवैसी के बारे में माना जाता है कि उनका ये ख्याल था कि वो अपनी इस पार्टी को मुसलमानों की सियासी ताकत बनाएं। उनको अक्सर अपनी तकरीरों और अपने बयानों में भी ये कहते हुए सुना जाता था कि मुसलमानों सियासी ताकत हासिल करो, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से जुड़ने की कोशिश करो। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के जो बहुत कम उम्र में ही पॉलिटिक्स में एंटर हो गए थे, उन्होंने सन 1962 में पहली बार विधायकी का चुनाव जीता। ये अपनी इस पार्टी से विधायक बनने वाले भी इतिहास के पहले इंसान थे और उसके बाद तो मानो एक के बाद एक इन्होंने लगातार 6 विधायकी के इलेक्शन जीते और फिर सन 1984 में फाइनली इन्होंने फैसला किया कि अब ये लोकसभा भी जाएंगे। हैदराबाद की सीट से इन्होंने एमपी का चुनाव जीता और इस तरह से फाइनली अपनी पार्टी से ये लोकसभा पहुंचने वाले पहले इंसान बने। विधायकी की तरह ही लोकसभा के इलेक्शन में भी 1984 के बाद से लगातार हमेशा जीतते रहे और 2004 तक यानी कि उस वक्त तक इनको उस सीट से कोई नहीं हिला सका कि जब तक इन्होंने खुद रिटायर होने का फैसला नहीं कर लिया। 2004 में रिटायर होते हुए भी उन्होंने ये सीट अपने बेटे यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को सौंपी और जब से लेकर आज तक लगातार इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी ही जीतते आ रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने 2004 में पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट का ऐलान तो कर दिया था, मगर जो पार्टी थी उसकी ओवरऑल बागडोर अभी भी उन्हीं के हाथों में रही थी। मगर फिर सन 2008 में जब उनकी वफात हुई तो फिर उनकी इस पार्टी की बागडोर लंदन से पढ़कर आए उनके एक ऐसे बेटे के हाथ में आई कि जो बेटा किसी दौर में क्रिकेटर बनना चाहता था, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता था, मगर फिर एक्सीडेंटली अपने माँ बाप के कहने पर या ये कहिए कि अपने बड़े बूढ़ों के समझाने पर पॉलिटिक्स में आ गया। लेकिन हाँ, फिर पॉलिटिक्स में आ जाने के बाद वो सब कुछ हासिल किया और अपनी पार्टी को भी उस मकाम तक पहुंचाया कि जहां तक पहुंचाना इस इंसान के फादर या फिर ग्रैंडफादर का सिर्फ सपना ही था। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी की, क्योंकि इस पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में आ जाना ही एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसके बाद से ही इस पार्टी ने अपनी दिशा दशा स्ट्रेटेजी सब कुछ बदल डाली और आज इतने कम वक्त में ये पार्टी कहां पर खड़ी हुई है ये मुझको बताने की जरूरत नहीं है। सन 2014 में ही पहली बार इस पार्टी ने हैदराबाद से बाहर कहीं विधायकी का चुनाव जीता। उसके बाद तो इस पार्टी ने धीरे धीरे अलग अलग इलाकों में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। आज ये पार्टी खुद अपनी स्टेट तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे इलाकों में एक्टिव नजर आती है। देश की पार्लियामेंट में अब इसके 2 मेंबर हो चुके हैं, यानी हैदराबाद से ओवैसी के अलावा महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है वहां से इम्तियाज जलील भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इनकी खुद की स्टेट यानी कि तेलंगाना की विधानसभा में इनके 7 विधायक हैं, महाराष्ट्र में भी इनके 2 विधायक हैं, जबकि बिहार में आखिरी इलेक्शन में इन्होंने उस वक्त सबको चौंका दिया था कि जब 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। लेकिन हाँ, यहाँ पर याद रखने वाली बात ये भी है कि इस वक्त बिहार में इनका सिर्फ एक ही विधायक है, क्योंकि बाद में जीते हुए विधायकों में से 4 ने पाला बदल लिया था और वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में शिफ्ट हो गए थे। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बारे में बात की जाए और बी टीम कीवर्ड को छोड़ दिया जाए, ये भी भला कैसे मुमकिन है। दरअसल मामला ये है कि जब से ही असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद और अपनी स्टेट तेलंगाना से बाहर निकलकर दूसरे इलाकों में लड़ने का फैसला किया है और अलग अलग इलाकों में अपनी किस्मत आजमाना शुरू की है, तब से ही इनके ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम भी लगने लगा है। यानी जब भी ये पार्टी किसी इलेक्शन में उतरने का फैसला करती है तो बीजेपी के मुकाबले में देश की जितनी भी मेजर सेकुलर पार्टीज हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि दरअसल ये इलेक्शन में उतरते ही तब हैं और उतरते ही उसी कंडीशन में हैं कि जब इनके उतरने से सीधे तौर पर बीजेपी को फायदा हो रहा होता है। आज की इस वीडियो में जो चीज़ बताई गई और दिखाई गई है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM, इसकी शुरुआत तो हुई थी 1927 में।
1927 के बाद 1938, 1938 के बाद 1944, 1944 के बाद जब देश का बंटवारा हुआ, आज़ादी 1948 के बाद इस पार्टी पर बैन लग गया और 1957 तक ये पार्टी जो है बैन में रही है, इस पर पाबंदियां लगा दी गई है। फिर इसके बाद में ये इस पार्टी की बागडोर जो है आपके दादा जो थे उनके पास आई। उसके बाद में फिर इनके जो वालिद मोहतरम थे जिनको सालार मिल्लत कहा जाता था उनके पास है। वह पहले विधायक थे 1962 में जीतने वाले जो पहले मुस्लिम विधायक थे। अब फिर वो लगातार 6 मरतबा विधायक और 1984 से वो सांसद हुए जो, और सांसदी के बाद में वो फिर जो है इसके बाद 2008 में जब उनकी वफ़ात हुई तो ये बागडोर जो है अब उनके बड़े बेटे जो क्रिकेटर बनना चाहते थे, लंदन से जो है बैरिस्ट्री हासिल करके जो आया जो है फिर उनके हाथ में आ गई है। और 1908 से आज तक जो है असदुद्दीन अवैसी जो है सांसद हैं। और इनकी 7 सीटें जो हैदराबाद में हैं, 2 सीटें इनकी विधानसभा की महाराष्ट्र में, और बिहार में इन्होंने 5 सीटें जीती थी जिसमें से 4 विधायक इनके लालू में शामिल हो गए। और इस पार्टी ने जो तरक्की की है वो सब पूरी दुनिया के लोग जानते हैं और हिंदुस्तान के लोग जानते हैं कि असद की पार्टी ने कितनी बड़ी तरक्की की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।